Hello, my dear students. Welcome to the Unique Classes प्रयागराज। वन शॉट सीरीज हमारी ज्योग्राफी की चल ही रही है और आज हमारा जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है एग्रीकल्चर, आज हम उसको एनालिसिस करेंगे और उसको एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत ही कम टाइम में अच्छा खासा कंटेंट हमको एनालाइज करना है। तो ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर देखिए बच्चों, आपको पता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी बैकबोन है। क्या है? बैकबोन है। ठीक है, अराउंड 60% जो लाइवलीहुड चलता है इंडिया में वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इकोनॉमी में इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो एग्रीकल्चर में ऐसा क्या है कि हमको क्लास 10th में इस स्टैंडर्ड में हमको इसको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो जो वैरायटीज हैं कि किस किस टाइप की एग्रीकल्चर हो रही है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और एग्रीकल्चर को हम किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स जो अब तक गवर्नमेंट ले चुकी है और भी आगे क्या किया जा सकता है इसको और बढ़िया बनाने के लिए। ठीक है, एक हाई यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो वो सारी चीजें हम इसी चैप्टर में अच्छे से एग्जामिन करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। कहां पे होती है? सिर्फ स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे with help of primitive tools like hoe, dao, digging sticks and family community labor। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? क्योंकि प्रिमिटिव देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जो पुराने तरीके से जो खेती होती है। ठीक है, जहां पे आपको पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स या पुराने जो टूल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फरुआ जो होता है, फावड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये और खुदाई के लिए भी जो डिगिंग स्टिक्स होते हैं, जो पहले के टाइम पे जो यूज किए जाते थे, जो सारे टूल्स, उन सारे टूल्स का हम यूज करते हैं। और एक फैमिली हो गई अगर, तो फैमिली मेंबर्स हो गए या कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो जब साथ में खेती करते हैं तो उस टाइप की फार्मिंग को हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्या जानते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपने सुना होगा कि 6th-7th में भी हम चीजें पढ़ते आते हैं झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है, कि झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो एक जगह जब जाते हैं वहां पे स्मॉल पैच ऑफ लैंड को वो क्लियर करके वहां पे वो खेती करते हैं और वहां पे जब उनको इतना प्रोडक्शन मिल जाता है तब वो नेक्स्ट एरिया में चले जाते हैं और वहां की जो 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 भी उन्होंने कल्टीवेशन वहां पे किया रखा है उसको क्या कर देते हैं, वो जला देते हैं, ताकि उसके बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी जो लॉस हुई है उसको वो दोबारा से गेन कर सके और जब वो दूसरे एरिया में जाते हैं फिर दूसरे एरिया में भी उनका सेम प्रोसीजर होता है। तो अभी इसमें बोला गया है कि एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में ये खेती की जाती है और देखो इसीलिए बोला गया, इसका नाम भी है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation। जैसा कि मैंने बताया कि जब एक जगह वो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तो जब वहां की फर्टिलिटी आपको लॉस होते हुए दिखाई देती है तब वो दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस टाइप की कल्टीवेशन को या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को क्या बोलते हैं? झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, लाइक आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया या नागालैंड। दूसरा एक नाम है मणिपुर में, इसको क्या बोला जाता है? पलमाव इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हर एक एरिया में आपको झूमिंग कल्टीवेशन के भी अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। ये जो हमने एरियाज देखे तो हमारे इंडिया में इतने सारे जो एरियाज हैं, बाकी अदर जो हम अगर फॉरेन स्टेट्स की बात करें, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो झूमिंग जो कल्टीवेशन है या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है इसको हर अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये तो हमारा हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, पहले हमने पढ़ा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, अब हम देख रहे हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जहां पर आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही है उन एरियाज में ज्यादातर आपको इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ही देखने को मिलेगी। इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। मतलब क्या बताया जा रहा है
कि कोई ऐसा एरिया जहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्शन की नीड आपको ज्यादा होगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसका मतलब कि उस लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जो फार्मिंग होती है उसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। क्लियर, साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज इनमस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, कि उस लैंड पे आपको ज्यादा ही प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि नीड बहुत ज्यादा होगी, कि पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है कि आपको नीड ज्यादा होगी, आपकी डिमांड ज्यादा होगी। तो उसको फुलफिल करने के लिए जब ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, जब बायोकेमिकल्स का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस टाइप की फार्मिंग को हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम पैसे की बात करते हैं, जहां पे हम पैसे कमाने वाली बात करते हैं, कि ऐसी फार्मिंग जहां से हम अपने लिए क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, प्रॉफिट को गेन कर सके, ट्रेड वगैरह हो सके, उस टाइप की फार्मिंग को हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज होगा, लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का आपको ज्यादा से ज्यादा यूज देखने को मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैसे कमाने के लिए फार्मिंग हो रही है तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, क्योंकि जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तभी हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप। अब कमर्शियल क्रॉप और सबसिस्टेंस क्रॉप में अंतर क्या होता है, ठीक है। जब हम बात उड़ीसा की कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो कोस्टल एरिया है, ठीक है। और जब कोस्टल एरिया है, ज्यादा से ज्यादा आपको वाटर की अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है, और राइस में आपको पता है कि इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है, पानी आपको बहुत ज्यादा उसमें लगता है। तो ओडिशा में जब हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो वो वहां का एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है, कि वहां का आपको पता है कि रहन सहन में भी राइस का जो है प्रचलन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, कि आपको पता है कि नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादातर वीट का चलन ज्यादा है, ठीक है। तो जब लेकिन आप पंजाब और हरियाणा में जब आप ये जान रहे हो कि राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर ये कमर्शियली इसका प्रोडक्शन किया जाता है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके इससे क्या किया जाता है, इससे प्रॉफिट कमाया जाता है। तो इसलिए इसका यही अंतर होता है कि पंजाब और हरियाणा में हम देख रहे हैं कि राइस एक कमर्शियल क्रॉप है, वहीं जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। क्लियर, प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, कि कमर्शियल फार्मिंग का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है प्लांटेशन। अब प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन का मतलब होता है कि एक ही सीरीज में जब हम ढेर सारे एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक सीरीज में हम देख रहे हैं, एक सीरीज में कि एक ही टाइप के प्लांट आपको एक सीरीज में देखने को मिल रहा है, ऐसी ही लाइन इसमें लगेगी, ठीक है। एक ही लाइन में आपको एक ही तरीके के जब पेड़ों को उगाया जा रहा है तो उस टाइप की फार्मिंग को हम प्लांटेशन बोलते हैं। अब प्लांटेशन आपको पता है कि शुगर केन का भी प्लांटेशन होता है, ठीक है, टी प्लांटेशन होता है, कॉफी प्लांटेशन होता है, रबड़ का प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी फार्मिंग होती है इसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, अब हमने अभी फार्मिंग की बात की, अब हम बात कर लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा कैसा है। हमको पता है कि जैसे हमारा इंडिया जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है, ठीक है, तो जितने तरीके के यहाँ पे सीजन्स हो गए उसके अकॉर्डिंग जो है वैसा कल्टीवेशन होता है, वैसे क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, ठीक है। इंडिया के पास कितने हैं, 3 क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलते हैं, एक राबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। राबी, खरीफ और जायद, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 6-7 का कॉन्सेप्ट है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, जो आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है वही सारी चीजें हैं, केवल रिवीजन आपको कर लेना है। कि राबी क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं, सोन इन विंटर, ठीक है, विंटर में क्या किया जाता है, इसको सो किया जाता है, उसके बाद हार्वेस्टेड इन समर। अब क्या बोला जा रहा है कि विंटर में इसको बोया जाता है और जब काटने की बारी आती है कब,
समर में। तो ये हमारा राबी क्रॉप्स में आता है, ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, इन सारे जो भी रीजन्स है यहाँ पर आपको राबी क्रॉप्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ये सारे पर्टिकुलर रीजन्स हैं, क्लियर। जब हम खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं, इट ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, की जैसे ही मॉनसून की शुरुआत होती है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून के साथ ही खरीफ जो क्रॉप्स है उनकी बुआई शुरू कर दी जाती है, सॉरी, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, ठीक है, कि सितंबर अक्टूबर वाला टाइम जब आता है कि ठंडी हल्की हल्की जब शुरुआत हो रही होती है ठंडी की, तब यहाँ पे उसका हार्वेस्टिंग होता है, क्लियर। अब यहाँ पे जब क्रॉप्स देख ले रहे हैं कि पैडी है, मैज है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग, तो ये सारे जो हमारे क्रॉप्स हैं ये कैसे क्रॉप्स हैं, ये हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब कोस्टल रीजन्स विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो पर्टिकुलर रीजन कि जहां पर आपको खरीफ क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब आप ये भी देख रहे हो, थोड़ा सा अगर सेंस की बात बोले तो कि जो खरीफ क्रॉप है इसमें जो भी सारे क्रॉप्स आते हैं इसमें आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, पानी की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होती है, तो पानी आपको ज्यादातर कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो कोस्टल रीजन्स ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहां पर आपको खरीफ क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। जब हम बात कर लेते हैं जायद क्रॉप्स की, तो जायद क्रॉप जो है इनके बीच में आता है, और इसमें जो इनके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे कि जब तरबूज या खरबूजा, खीरा वगैरह जो जिस टाइम पे आता है, ये सारे हमारे जायद क्रॉप्स हैं, तो ये उसी बीच में आते हैं, ठीक है, जायद और राबी और खरीफ के बीच में आते हैं। तो ये जो हमारा क्रॉपिंग सीजन है, मेन 3 क्रॉपिंग सीजन है, राबी है, खरीफ है और जायद है। तो राबी क्रॉप्स कब उसकी बुआई होती है, कब उसकी हार्वेस्टिंग होती है, ये याद रखना है। कौन कौन सा पर्टिकुलर रीजन है ये याद रखना है। कौन कौन से पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं, कुछ आपको एग्जांपल के तौर पे वो याद रखना है। तो इन तीनों में आपको बस इतने ही 2-3 पॉइंट से आपको याद रखने हैं, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया का कैसा जो है क्रॉपिंग सीजन है उस पर आपको डिस्क्राइब करना होगा, तो वो आप जो है ऐसे बता दीजिएगा, आंसर में आंसर फ्रेम कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइस की, ठीक है। राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, हमने जस्ट अभी पढ़ाई है, पैडी वगैरह जो राइस का ही है, ठीक है। कोस्टल रीजन हमने इसका रीजन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि किस क्रॉप में कैसा उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, कैसी ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है, कौन से पर्टिकुलर रीजन में उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को ही लेकर हम जितने भी सारे हमारे क्रॉप्स हैं, चाहे वो फूड क्रॉप्स हो चाहे वो नॉन फूड क्रॉप्स हो, ठीक है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। जब हम राइस की बात कर रहे हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए, एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट चावल में आपको ज्यादा ही मांगता है, क्योंकि पानी और इरिगेशन क्या है बहुत ज्यादा इसमें जरूरी होता है। तो रेनफॉल का हो गया कि अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी, यही कुछ पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं। अब ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे जो रीजन्स है, बाकी कोस्टल रीजन्स हैं, इन सारे रीजन्स में आपको क्या है, राइस देखने को मिलेगा, वहां पे इसका प्रोडक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जब हम वीट की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक राबी क्रॉप है, ठीक है। जब हम वीट की बात कर रहे हैं तो ये एक राबी क्रॉप है, ठीक है। राइस की जब हम बात किए थे तो वो खरीफ क्रॉप था। अब वीट को एक कूल ग्रोइंग सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, ठंडी में होता है। आपको पता है कि राबी क्रॉप्स जो है वो ठंडी में होते हैं, इनको विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो एक कूल ग्रोइंग सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, की जब वो पकने लगते हैं उस वक्त इनको क्या, ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के दौरान क्या है, हार्वेस्टिंग भी होती है। जब धीरे धीरे थोड़ा बहुत गर्मी का मौसम आने लगता है तब इसकी हार्वेस्टिंग भी देखने को मिलती है। रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वीट में, सिर्फ 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि राइस में हमने पढ़ा है कि अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे। अब जब वीट ग्रोइंग
जोन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया में आपको दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स देखने को मिलते हैं। पहला है गंगा सतलज प्लेन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये जो कि आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, गंगा सतलज प्लेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो दो इंपॉर्टेंट आपको वीट ग्रोइंग जोन्स याद रखने हैं। इंडिया में आपको दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स देखने को मिलते हैं। एक हमने देखा गंगा सतलज बेसिन वाला, दूसरा क्या है, दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन जो कि डेक्कन प्लेटू साइड आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहां पर आपको वीट का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और भी बहुत सारी जगह हैं। तो देखो जगह सारे स्टेट जो है, बहुत सारे स्टेट्स में आपको बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट को याद रख पाना, बट फिर भी एक पर्टिकुलर क्रॉप की जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 4 स्टेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि कहां पर इसका प्रोडक्शन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं, जवार, बाजरा और रागी, ठीक है। अब जो इस टाइम के बच्चे हैं उनको इस पता ही नहीं होगा जवार, बाजरा, रागी क्या होता है। अभी से दादा दादी लोगों को उनसे जाके पूछिएगा कि जवार, बाजरा, रागी क्या होता है, इससे कौन कौन सी चीजें बनती है। बाजरे की रोटी भी बनती है, आपको पता होगी, ठीक है, और अच्छी बहुत लगती है खाने में। तो ये चीजें अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, क्योंकि आजकल के मुझे जहां तक पता है कि जैसे शहर में पढ़ने वाले बच्चे, उन लोगों को कम ही पता होगा कि ये सारी चीजें मिलेट्स वगैरह क्या ही होते हैं, ठीक है। जवार इज रेन फेड क्रॉप्स विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। जवार क्या है, रेन फेड क्रॉप है। इसमें क्या है कि इरिगेशन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए जो रीजन्स है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। जब हम बाजरे की बात कर रहे हैं, इट ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। ये सैंडी सॉइल एक, तो दूसरी शैलो ब्लैक सॉइल। तो इन सॉइल टाइप में जो आपको बाजरे का प्रोडक्शन जो है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर जो रीजन्स है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये नॉर्दर्न साइड्स पे आपको ये सारे मिलेट्स वगैरह, व्हीट वगैरह, ये सारे क्रॉप्स आपको ज्यादातर ही देखने को मिलेंगे। रागी की जब हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ड्राई रीजन का क्रॉप है, ठीक है। रेड, ब्लैक, सैंडी, शैलो ब्लैक सॉइल, इन सारी सॉइल टाइप में आपको रागी का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। और ये सारे उसके स्टेट्स हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉपिंग सीजन, उसका टेम्परेचर कैसा, ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इरिगेशन कितना चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, स्टेट कौन कौन से हैं, बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। कंफ्यूजन होगी सिर्फ स्टेट्स को याद रखने में, तो वो भी ज्यादातर 3-4 स्टेट्स ही आपको याद रखने हैं, तो बस वही याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं मेज की। मेज हिंदी में बोले तो मकई। खरीफ क्रॉप है ये, विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस की 21 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है किसकी है, मेज की है। क्लियर। उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं लाइक कर्नाटका, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स जनरली में ज्यादातर वही सारे स्टेट्स आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये आपको ज्यादातर क्रॉप्स में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जब हम पल्सेस की बात करते हैं, पल्सेस तो जान है एकदम से, नहीं, बिना दाल के खाना एकदम अधूरा अधूरा लगता है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। पल्सेस का इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। जाहिर सी बात है, एक दिन में एक बार भी अगर दाल खाने को ना मिले तो ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं। पूरा खाना, यही तो हमारी संस्कृति है कि दाल चावल सब्जी रोटी अचार सब कुछ पूरी एक थाली मिलनी चाहिए खाने के लिए, और दाल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब कौन कौन सी तरीके की होती है, लाइक तुर है, उड़द है, मूंग है, मसूर, पीस और ग्राम, इतनी सारे तरीके की आपको दाल देखने को मिल रहा है। मम्मी बनाती होंगी ना सब दालें मिलाकर भी, तो ये सारी दाल पहचान लिया करो, पता नहीं पहचानते भी होगे आप लोग कि भी नहीं। Being leguminous crops expect अरहर helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from air। अब देखो एक इनका फंक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लेगुमिनस क्रॉप्स में आती हैं, जो दालें हैं वो आपको लेगुमिनस क्रॉप्स में आती हैं। अब ये लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं मैम, ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन मतलब एयर से नाइट्रोजन जो गेन करके
क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को फिक्स करते हैं ये क्रॉप्स बाय गेनिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। ऐसे क्रॉप्स को हम लेगुमिनस क्रॉप्स बोलते हैं। और सारी की सारी जो हमारी पल्सेस हैं वो लेगुमिनस क्रॉप्स में आती हैं एक्सेप्ट अरहर। ठीक है, अरहर की जो दाल है वो आपको लेगुमिनस क्रॉप्स देखने को नहीं मिलेगी। और ये सारे हमारे रीजन्स हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, सारे हमारे रीजन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। शुगर केन, गन्ना। गर्मी के टाइम में गन्ने का जूस पीने का मजा ही अलग है ना। तो अब बात कर लेते हैं शुगर केन की। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसके टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होगी। एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए, 75 टू 100 सेंटीमीटर। शुगर केन के लिए एनुअल रेनफॉल आपको कैसी चाहिए, 75 टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, प्लांटेशन फार्मिंग होती है शुगर केन की, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया था। अब मेन सोर्स ऑफ शुगर, ठीक है, गुड़ है, खंसारी है, मोलासेस है। तो शुगर केन से आपको ये सारे चीजें देखने को, गुड़ जो बनता है वो भी शुगर केन से बनता है, शुगर जो बनती है, खंसारी एक मिठाई होती है, ये भी क्या होती है, शुगर केन से बनती है। ठीक है, और ये सारे पर्टिकुलर रीजन है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटका। उत्तर प्रदेश में तो आपको काफी ज्यादा जो है गन्ने की खेती देखने को मिलती है। गन्ने को लेकर अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले कुछ टैक्स वगैरह भी कुछ माफ किया गया था, तो देख लीजिएगा, न्यूज में आता रहता है ये सब। तो शुगर केन आपको पता है कि गन्ने की खेती जो है आपको यूपी में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होता है, ठीक है, ऑयल सीड्स में हमारे आते हैं जैसे कि मस्टर्ड हो गया, कोकोनट, कोकोनट का तेल, नारियल का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल, कैस्टर सीड्स है, लिंसीड्स हैं। ठीक है, तिल का तेल होता है जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल। तो ये सारे हमारे ऑयल सीड्स हैं जिनके बीज से हमको ऑयल जो है, ऑयल को गेन किया जाता है। ठीक है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारे हमारे ऑयल सीड्स में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, चाय। चाय, ठंडी में चाय ना मिले तो फिर दिन की शुरुआत कैसे होगी। तो चाय टी लवर तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग होंगे बिना चाय के जिनके दिन की शुरुआत नहीं होती होगी। मेरी मम्मी भी उसी में आती हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि टी का हमारा कौन कौन सा प्रोविजन है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इंडोर्ड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल्डेड सॉइल रिच इज ह्यूमन एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब आपको देखो क्लाइमेट कैसा देखने को मिल रहा है टी के लिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट जरूरी है। टी की अगर हमको प्रोडक्शन अच्छे से करनी है तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो जरूरी है। ठीक है, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। उसके बाद रिच इन ह्यूमस सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो कि ह्यूमस से रिच हो एंड ऑर्गेनिक मैटर। आपको टी एक क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन फार्मिंग होती है टी की भी। और टी में आपको एक टी हो गया, दूसरा कॉटन हो गया। इन जो ऐसे जो क्रॉप्स है इसमें आपको बहुत ज्यादा बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही सारी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करना होता है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। क्या बोल रहा है कि थ्रू आउट द ईयर मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, वो धुंध वाला जो क्लाइमेट होता है ना, वैसा जो है वो टी के लिए जो है वो ऐसा क्लाइमेट परफेक्ट नहीं माना जाता है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं, असम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। असम में तो आपको काफी ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है टी का। और आपको ये भी पता होगा कि जैसे टी को जो फार्मिंग वहां पे होती है तो एक एक पत्तियों को निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, कि लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक एक पत्तियों को भी संभाल के निकालना पड़ता है, तब जाके टी का कहीं फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। जब हम कॉफी की बात करते हैं, अब तो कॉफी का भी प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। तो इंडियन कॉफी इज नोन इन वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, कि हमारे यहाँ की जो कॉफी है पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अब आपको होमवर्क में ये बताना है कि ये कॉफी जो है आई कहाँ से है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि ये बताइए कि कॉफी जो है वो आई कहाँ से है इंडिया में। इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड एट बाबा बुदान हिल्स, जब इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, सबसे पहले जिसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है ये बाबा बुदान हिल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद अब तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आपको काफी जगह जो है कॉफी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं फल और सब्जी, ठीक है। तो फल देखिए कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से फल जो है बहुत ज्यादा फेमस हैं। आपको पता है कि हमारे इलाहाबाद में जो है प्रयागराज में गुआवा काफी ज्यादा फेमस है, उत्तर प्रदेश में गुआवा लीची काफी ज्यादा फेमस है। जब हम मैंगोज की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑरेंजेस जो है वो नागपुर और चेरापूंजी के काफी ज्यादा फेमस है। चेरापूंजी मतलब मेघालय साइड का, ठीक है। जब बनानास की बात करते हैं तो ये साउथ में आपको काफी ज्यादा बनाना का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। केरला साइड में तो काफी ज्यादा होता है, मिजोरम है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। पाइनएप्पल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये मेघालय, ठीक है। पाइनएप्पल्स आपको कहाँ की ज्यादा फेमस देखने को मिल रहे हैं? मेघालय के देखने को मिल रहा है। जब हम ग्रेप्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जब हम ग्रेप्स की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। ये सारे जो फ्रूट्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेट्स नहीं दिए हैं। किसी किसी में है कि 2-3 स्टेट्स दिए हैं, बाकी तो 1-2 ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। नहीं पता चला बनाना का केरला है तो लगा चले आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना। लीची और गुआवा की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। इतने बढ़िया अमरूद, अब इस टाइम तो अमरूद का काफी ज्यादा चलन चल ही रहा है, अमरूद का टाइम ही चल रहा है। एप्पल्स की बात करते हैं, पियर्स की बात करते हैं, एप्रिकॉट या वॉलनट की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर टॉप पर आता है, ठीक है। इंडिया प्रोवाइड्स अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल, कि वर्ल्ड वेजिटेबल का 13% जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया से होता है, कि वर्ल्ड वेजिटेबल का जो 13% जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है। क्लियर? तो बस इतना ही है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। अब हम बात करते हैं रबर। रबर भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, इसका भी प्लांटेशन किया जाता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। आप जब राइस में आपने रेनफॉल देखा अबव 100 सेंटीमीटर, रबर में देख रहे हो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितनी है? मोर देन 200 सेंटीमीटर। पानी की रिक्वायरमेंट, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। टेम्परेचर भी अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, टेम्परेचर भी आपको अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और एनुअल रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। जो इसके रीजन है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो ये सारे इसके पर्टिकुलर रीजन है जहां पर आपको रबर का प्लांटेशन जो है ज्यादातर देखने को मिलता है। जब हम कॉटन की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया भी था कि कॉटन के लिए काफी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन 210 डेज, मतलब 210 डेज, ठीक है। 210 डेज यहाँ पर फ्रॉस्ट फ्री डे होना चाहिए, कि अगर रुई की खेती करनी है तो उसके प्रोडक्शन के लिए 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री होना काफी ज्यादा जरूरी है। ब्राइट सनशाइन भी चाहिए उसके ग्रोथ के लिए। कॉटन के ग्रोथ के लिए आपको ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक खरीफ क्रॉप है, ये याद रखना एग्जाम्पल के तौर पे लिखने के लिए कि कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है। इट रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मैच्योर, कि जब उसको लगा दिया जाता है, जब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो 6 to 8 मंथ्स लगते हैं कॉटन को मैच्योर फेज में आने के लिए। और इसके जो पर्टिकुलर रीजन्स है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ज्यादातर आपको पता है कि कॉटन जो है ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब बोले तो ब्लैक सॉइल, मतलब डेक्कन प्लेट्यू में आपको ज्यादातर इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं जूट। जूट को क्या बोलते हैं? जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोलते हैं? जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट से काफी सारी चीजें बनती है, बट आज के टाइम पे इसका आपको चलन क्यों कम देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये महंगा आता है एक तो, और उसके बाद जो एग्जॉटिक इतनी सारी जो वैरायटीज आ चुकी हैं, नाइलॉन वगैरह, तो उन सारे से इतनी सारी चीजें जो बनने लगी हैं, तो फिनिश्ड गुड जब हमारे पास आता है तो इससे काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक, तो इतनी सारी एक तो वैरायटी हो गई, दूसरा क्या है, चीपर रेट में मिल जाता है। जूट क्या है, उसके मुकाबले थोड़ा सा महंगा मिलता है।
ठीक है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय ये इसके पर्टिकुलर रीजन है। नाम याद रखिएगा कि जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, वन वर्ड में आ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि अब तो हमने देख लिया कि इतने सारे तरीके से यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, इतने सारे हमारे पास वैरायटी के क्रॉप्स हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनके प्रोडक्शन के लिए किस टाइप का एग्रीकल्चर हो रहा है। अब रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या किया गया है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं, इन सारी चीजों को भी हम देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कि हमारे यहाँ सॉरी क्या आपको पता है कि इंडिया में 60% से ज्यादा का जो 60% की जो पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा आपको जो डिपेंडेंट जो लोग दिख रहे हैं वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि क्या है एग्रीकल्चर, क्या है बैकबोन है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की आपको बैकबोन देखने को मिल रही है। अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो किए गए हैं। लैंड रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, वो मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, जैसे कि आपको पता होगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही 5 ईयर प्लान जो की शुरुआत हो गई कि हर एक 5 साल, जो 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होता है और हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, वो अपना मैनिफेस्टो देती है कि ये सारी चीजें वो 5 साल के अंदर करेंगे। तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया था, अब तो ये 5 ईयर प्लान जो है वो हट चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से हाँ 12 ईयर प्लान तक आया था, उसके बाद से इसको हटा दिया गया है। लेकिन जो पहला 5 ईयर प्लान आया था उसमें क्या है, उसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी, ठीक है। ये मेन मुद्दा था, लैंड रिफॉर्म्स। The government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 70s। कि 1960s से लेके 1970s के बीच में आपको कई सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सारे एग्रीकल्चर को लेके जो रिफॉर्म्स किए, जो इनिशिएटिव्स लिए, वो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, अब आपको ये भी देखने को मिलता है कि क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, कि जो भी हमारे डिजास्टर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई भी, अगर उसकी वजह से किसी का कल्टीवेशन खराब हो रहा है, किसी का क्रॉप फेलियर हो रहा है, तो उनके क्रॉप का क्या किया जाता है, इंश्योरेंस भी किया जाता है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया ताकि लोअर रेट में लोगों को लोन भी प्रोवाइड किया जा सके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं, बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज, जो भी बताया कि कम रेट में आपको किसानों को अच्छा खासा लोन प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को, वो अपनी खेती को और बेहतर बना सके और हाई प्रोडक्शन को क्रिएट कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब क्या हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड भी आपको देखने को मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, PAIS की पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, तो ये सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी इनिशिएट कर रखी हैं एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि आपको पता होगा, अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके काफी सारी जो है किसानों का जो आंदोलन वगैरह चल रहा था, उसका ये भी कोई मुद्दा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट हर एक क्रॉप पे दे। अभी तक ये होता है कि हर एक क्रॉप पे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखने को नहीं मिलता। कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, तो जो गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बताती है और उस प्राइस पे वो उसको प्रोक्योर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ताकि अगर कोई भी ऐसी मार्केट में कोई भी इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ रही है तो उसकी वजह से किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए गवर्नमेंट खुद मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर करती है और उनके जो भी क्रॉप्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को वो प्रोक्योर करती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि आपको पता है कि मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, तो इसके हम कंट्रीब्यूशन की और इससे ज्यादा हम क्या ही बात करेंगे कि नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कितना ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ तो नारा भी है ना, जय जवान जय किसान का, तो फिर आप इसे समझ सकते हो कि किसानों का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स, ठीक है। कि 1951 ऑनवर्ड्स की जब हम बात कर लेते हैं तो वहां पे आपको जीडीपी का
जो क्या दिखाई देने को मिल रहा है, डिक्लाइन। जीडीपी का डिक्लाइन मतलब कि उस वक्त की बात हो रही है कि 1951 ऑनवर्ड से आपको एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, सॉरी, एग्रीकल्चर में आपको इतना ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि उसकी वजह से जो जीडीपी, जो कि जिससे कि हमारे यहाँ ग्रोथ के मेजरमेंट होता है, ओवरऑल जो नेशनल ग्रोथ को हम मेजर करते हैं थ्रू जीडीपी, तो उसका आपको क्या डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यही बताया जा रहा है ना कि कितना ज्यादा जो है इसका इन्फ्लुएंस है कि एग्रीकल्चर में अगर डिक्लाइन हो रहा है तो उसकी वजह से जीडीपी में भी, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है, उसमें भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए क्या किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को एस्टैब्लिश किया गया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को बनाई गई है, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, ताकि अवेयरनेस को फैलाया जा सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसलिए बनाई गई हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं उसमें ज्यादातर जो किसानों को या फिर जो भी स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हो रहे हैं उनको एग्रीकल्चर रिलेटेड अच्छी खासी उनको अवेयरनेस दी जा सके, उनको नॉलेज दी जा सके, ताकि आगे चल के इन फ्यूचर वो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म ला सके, कुछ और अच्छा प्रोडक्टिव कर सके। ठीक है, डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। अब देखो वेदर फोरकास्ट का भी जो है काफी ज्यादा प्रचलन हो गया है, बहुत ट्रेंड में चलता है कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया जाता है, किसानों को ये पहले सूचित कर दिया जाता है कि इस बार किस टाइप का आपको मौसम देखने को मिलेगा, कब जो है बारिश की सिचुएशन ज्यादा बन रही, कब सूखे की सिचुएशन ज्यादा बन रही। तो इससे क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं उनका माइंडसेट हो जाता है कि उनको किस टाइम पे जो है कौन से क्रॉप की बुआई करनी है। तो इन सारी चीजों से थोड़ा बहुत जो है उनको हेल्प मिल रही है कि ताकि वो एग्रीकल्चर में हाई प्रोडक्शन भी कर सकें और जो भी क्रॉप फेलियर वाली सिचुएशन आ जाती है जिसका सारा का सारा बोझ सिर्फ एक किसान को ही उठाना पड़ रहा है, तो वैसे कोई सिचुएशन जो है ना बने। अगर आप इसको थोड़ा सा केस स्टडी टाइप भी अगर आप एग्रीकल्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ही टाइम में एक एक साल में ऐसा होता है कि बहुत नंबर ऑफ फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो भी फेलियर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो उनके ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, अब उसके बावजूद इतना जो कुछ भी हो रहा है इसके बावजूद भी वो खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन यही ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट का यही ड्यूटी है कि वो अच्छे खासे इनिशिएटिव्स को लाए, उसको इम्प्लीमेंट कर सके ताकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो। क्योंकि जब एग्रीकल्चर, क्योंकि वो बैकबोन है, जब तक एग्रीकल्चर में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी तब तक आपको इंडियन इकोनॉमी में भी इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। भले ही आप कितना भी, जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं, जो भी हमारे प्राइमरी सेक्टर हैं, जो भी सेकेंडरी सेक्टर हैं, जो भी टर्शियरी सेक्टर हैं, तो आप चाहे सेकेंडरी सेक्टर की बात करो चाहे टर्शियरी सेक्टर की बात करो, उसमें आप कितना भी डेवलप कर जाओ, बट जो हमारा बैकबोन है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, अगर हम उसमें ही पीछे रहेंगे, उसमें ही हम लैग बिहाइंड रहेंगे तो फिर क्या ही होगा। तो ये चीजें हैं समझने की। क्लियर? तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है एग्रीकल्चर का क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो जो सारे मेन टॉपिक्स थे और जो सारे क्रॉप्स थे उसमें मेन कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर जो है क्लियरली एनालाइज आपने कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू सो मच।